फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 13.3 को डिस्कशन करने वाले हैं, उसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूं कि मैंने ये डिसीजन लिया है कि क्लास 10th के जितने भी बच्चे 2023 में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, मैं उसके लिए जो VVI क्वेश्चंस होते हैं उसका एक सीरीज स्टार्ट करूं इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकेंड चैप्टर में कितने हैं, थर्ड चैप्टर में कितने हैं, फोर्थ चैप्टर में कितने हैं। इस तरह से मैं 15 चैप्टर का चैप्टर वाइज जो VVI क्वेश्चन है उसको डिस्कशन करूंगा, ताकि आप लोगों के एग्जामिनेशन की बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से तैयारी हो सके। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मेरे इस प्यारे से YouTube चैनल स्टडी डे को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इस सीरीज का जैसे ही कोई भी वीडियोस अपलोड करूं इस YouTube चैनल पे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और उसको देख करके आप इसका बेनिफिट उठा सके। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे कंटिन्यूअसली और उसके बाद उसको फिर खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख दिया है, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि इस एक्सरसाइज में हम लोग जितने भी फॉर्मूले का यूज करेंगे या जितने भी फिगर्स बनाएंगे, जैसे बेलन, घन, घनाभ, शंकु, गोला, अर्धगोला, छिन्नक, इस तरह के जो फिगर्स हम लोग डिस्कशन करेंगे, इससे रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया था जिसमें मैंने सिर्फ फॉर्मूले को डिस्कशन किया था और वो फॉर्मूला किस तरह से डिराइव होता है। जैसे कि हर फिगर के लिए मैंने उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के फॉर्मूले को लिखा था और वो किस तरह के क्वेश्चन में अप्लाई होता है इसके कंसेप्ट पे भी मैंने चर्चा किया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग उसको देख लें ताकि आपका कंसेप्ट जो है और अच्छे से क्लियर हो सके। मैं इस क्वेश्चन को बनाने में जो भी कंसेप्ट होते हैं मैं उन सब पे फिर से डिस्कशन करूंगा, आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देखेंगे, बहुत छोटा सा कंसेप्ट इस क्वेश्चन में छुपा हुआ है। इसमें जो इस एक्सरसाइज में हम लोग अधिकतर क्वेश्चन देखेंगे उसमें क्या होगा कि कोई एक फिगर को पिघला करके या किसी एक फिगर को कुछ तोड़ के कुछ भी करके उससे कोई दूसरा फिगर बनाया जाएगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन देखिए ना कि एक धातु के एक गोले को पिघलाकर एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, मतलब गोले को पिघलाया गया है और बेलन बनाया गया। अगर मैं उसका फिगर बनाऊं तो ये गोला जो है इसको पिघला गया और उसके बाद इससे जो है एक बेलन बना दिया गया। ये गोले को पिघला करके ये बेलन बनाया गया है। तो कभी भी याद रखना इस तरह के क्वेश्चन में कि अगर कोई एक आकृति से, एक 3 डायमेंशनल आकृति से उसके फिगर को पिघला करके और कोई दूसरा फिगर बनाया जाता है, जैसे होता है ना लोहे का कोई, ये अगर हमारे पास गेंद है लोहे का तो हम उस लोहे को पिघला सकते हैं, फिर उस पिघले हुए लोहे को हम जिस रूप में लाना चाहें उस रूप में ला सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये गोला जितने मटेरियल से बना हुआ था इसको पिघला करके अगर ये बेलन बनाया जाएगा तो इसमें भी मटेरियल उतना ही होगा। इसका मतलब इन दोनों का आयतन जो है वो बराबर हो जाएगा। दोनों का आयतन, इसका आयतन बराबर हो जाएगा इसके आयतन के। कभी भी ये याद रखना कि अगर एक फिगर है वो धातु का बना हुआ है, उसको पिघला करके अगर कोई दूसरा फिगर बनाया गया है तो इन दोनों फिगर के आयतन बराबर होंगे, क्योंकि मटेरियल में इसमें कोई चेंज नहीं आता है। मटेरियल जितना होता है उतना ही मटेरियल दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए इसके आयतन बराबर होते हैं। और उसी कंसेप्ट का यूज करके हमको जो फाइंड करना होता है वो हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो हम लोगों का काम है इस तरह के क्वेश्चन बनाने में कि जो इंफॉर्मेशन हम लोगों को दिया है उसको हम लोग इस तरह से लिख करके इसमें देखते हैं कि हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक धातु के एक गोले को
मतलब कि गोले की त्रिज्या हमको दी हुई है, तो इसलिए हम लोग इसको लिख देंगे गोले की आर बराबर हम लोग लिखेंगे 4.2 सेंटीमीटर। आगे देखेंगे इस गोले को पिघला करके त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। मतलब बेलन की त्रिज्या जो है वो आपको 6 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हम लोग लिख देते हैं इसको बेलन की त्रिज्या। अब यहाँ पे गोले की त्रिज्या को भी मैंने आर से दिखाया है, तो बेलन की त्रिज्या को बड़े आर से दिखा दीजिए, क्योंकि वैसे भी इसका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये बड़ा मान है, ये छोटा मान है, इसलिए। अब हम लोगों को आगे बोला जा रहा बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब हम लोग यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे कि मैंने ये बताया कि इसको पिघला करके ये बनाया जाएगा तो दोनों का आयतन बराबर होगा, तो इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे लिख देना ज्यादा अच्छा होता है। मैथमेटिक्स एक खूबसूरत तरीके से देखने वाले को भी अच्छा लगता है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे चूंकि गोले से बेलन बनाया गया है, चूंकि गोले से बेलन बनाया गया है, ये इंफॉर्मेशन हम लोग लिख देते हैं। तो इससे अब हम इसका अगला स्टेप अगर लिखते हैं, इसलिए गोले का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन के आयतन के। बहुत आसान सा, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो ये इंफॉर्मेशन अगर हम लिखते हैं तो डायरेक्ट लिख देने से हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है कि चूंकि गोले से बेलन बनाया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक आकृति को दूसरे आकृति में कन्वर्ट किया गया है। तो जैसे ही एक आकृति को दूसरे आकृति में कन्वर्ट किया जाएगा, वैसे ही हमारा ये दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूले यूज करेंगे जो हमको गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है। गोले के आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसके लिए मैंने स्मॉल आर माना हुआ है, तो इसलिए हम ये लिख रहे हैं बराबर बेलन के आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर और एच होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग मान रखेंगे, जैसा कि आपको पता है अगर बराबर के इस साइड में पाई है और बराबर के इस साइड में पाई है, ये अगर नीचे जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा, क्योंकि ये गुना में ऊपर में, अगर ये इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा। तो जैसे बट्टे में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस पाई को पाई से काट भी सकते हैं, तो इसलिए हम लोग बट्टे में न लाके इसको यहीं पर कैंसिल कर देते हैं। ये चूंकि पहली बार हम लोग इधर के पाई को कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं क्यों कैंसिल होगा। ये पाई आर के साथ गुना में है, तो उधर अगर भेजा जाएगा तो ये बट्टे में आ जाएगा, क्योंकि गुना वाली जो भी चीजें होती है वो बट्टे में जाती हैं। ठीक है, बट्टे में जब जाता तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाता, तो हम लोग एक स्टेप यहाँ पे बचा के डायरेक्ट ही पाई को पाई से कैंसिल कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि हम लोग कई बार अलग अलग क्वेश्चन में ये कंसेप्ट यूज करेंगे कि अगर इधर भी पाई है गुना में और बराबर के उस साइड भी पाई है गुना में, तो हम उन दोनों पाई को कैंसिल कर दिया करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे क्या हो सकता है। हमको 4/3 यहाँ पे लिखना है, फिर आर क्यूब का मान कितना हो जाएगा, आर का मान 4.2 है, तो ये 3 बार लिखाएगा 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 बराबर, यहाँ पे बड़ा वाला आर का मान है 6 इंटू 6 इंटू एच का मान हमको निकालना है। देखिए ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो इसलिए हम लोग h का मान यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा। अब ये सारे नंबर हमको दिख रहे हैं, यहाँ पे हमारा फिर बेसिक कैलकुलेशन काम आएगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं। इस पॉइंट को अगर उड़ाते हैं तो नीचे में 10 दें, इस पॉइंट को उड़ाएं तो नीचे में 10 दे दें, इस पॉइंट को उड़ाएं तो नीचे में 10 दे दें। हमको h का मान अलग करना है, तो देखो ये गुना में है ऊपर में, और ये सारे नंबर क्या है, गुना के फॉर्म में है ऊपर में। तो ऊपर वाले नंबर को हम लोग ऊपर वाले नंबर से अगर कटने वाला है तो काट देते हैं। तो जैसे देखो 6 1 जा 6 और 6 7 जा 42 होता है, ये 42 है, इसलिए 6 7 42 हो जाएगा। फिर इस 6 से 6 एकम 6 और 6 7 42 हो जाएगा। मतलब ये कटने वाला था। हमने क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये 6 को अगर हम इधर भेजते तो ये कहाँ जाता, बट्टे में जाता।
तो ये नीचे आने के बाद भी तो 6 कम 6 6 7 42 कट ही जाता, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर भी इसको कैंसिल करके दिखा सकते हैं। स्टेप बचेगा, लेकिन इसमें कटौती 1% भी नहीं मानी जाएगी। ये 100% सही तरीका होता है अगर हम लोग यहाँ पे इसको कैंसिल करके दिखाते हैं। तो अब हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन बच रहा है, ये 3 ऊपर वाले 42 को काट रहा है, 3 1 जा 3 और 3 एकाई 3, 3 चौके 12। अब उसके बाद जो है नीचे में 10 से भी कटेगा, 2 से 5 बार में, ये 2 से 5 बार में, लेकिन हम लोग काटते नहीं है क्योंकि नीचे में 10 10 10 के बदले ना हम लोग पॉइंट दे देंगे। तो इसलिए ऊपर वाले सबको गुना करो, जो रिजल्ट आता है उसको लिखने के बाद नीचे में 1000 और उसके बाद पॉइंट, तो ये हो जाएगा 14 चौके 56 और 7 7 49, 7 7 49 और 14 चौके 56। इसको गुना करते हैं तो कितना आता है, 9 छक्के 54 हासिल 5, 9 5 45 और 5 50। फिर उसके बाद 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 4 5 20, 2 22। ये हमारा आ जाएगा 4 4 7 और 2 27 44, 27 और 44। और नीचे में जो है हमारा 1000, क्योंकि 10 गुने 10 गुने 10, ये 1 का तो हम मल्टीप्लिकेशन में कोई वैल्यू नहीं समझते हैं क्योंकि 10 एकम 10 ही आ जाता है। तो ये 10 दूना 100, 100 दाही 1000 और बराबर इस साइड में हमको क्या बचा हुआ है, h बचा हुआ है। इसका फाइनल कैलकुलेशन नीचे में 3 0 के बदले 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट दे दिया जाएगा, तो ये हमारा रिजल्ट 2.744 आ जाएगा। मतलब h बराबर जो है हमारा 2.744 सेंटीमीटर या मीटर, देख लीजिए इसका यूनिट क्या था, सेंटीमीटर में था। और ये ना आयतन है ना क्षेत्रफल है, इसलिए यह ना सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा और ना सेंटीमीटर क्यूब में होगा, ये सिर्फ सेंटीमीटर में रह जाएगा। ओके, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया है। अब इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फिर से वही क्वेश्चन जो पीछे अभी हम लोगों ने देखा था कि एक फिगर को पिघला करके कोई दूसरा फिगर बनाया गया, तो यहां भी 3 छोटे गोले को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया है। 3 छोटा छोटा गोला है, सबकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं, मतलब जो भी हैं छोटा बड़ा आपस में हो सकता है। ये 3 को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो हम लोगों को ये पूछा जा रहा कि इस बड़े गोले की त्रिज्या बताइए, इसका आर का मान बताइए। ये छोटे छोटे 3 गोले को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया, हमको इस गोले की त्रिज्या पूछी जा रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा कंसेप्ट अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि अगर कुछ फिगर को पिघला करके या जैसे भी इसको दूसरे फिगर में कन्वर्ट किया जाता है तो हम लोग उसके आयतन को बराबर के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले जो भी हमको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो लिख देते हैं। दिया है में लिखाएगा हमको, तो यहाँ पे सिर्फ त्रिज्याएं दी हुई हैं 3 छोटे छोटे गोले का, तो लिखेंगे 3 छोटे गोलों की त्रिज्याएं, 3 छोटे गोलों की त्रिज्याएं जो हमको दी हुई हैं वो हम लोग लिख देते हैं। अब ये त्रिज्याएं जो है वो 3 है, तो हम लोग इसको अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। एक को हम लोग R1 कह देते हैं, एक को R2 कह देते हैं, एक को R3 कह देते हैं। ये 3 त्रिज्याएं हो जाएंगी। पहला त्रिज्या जो है हमारा 6 सेंटीमीटर ले लिया जाएगा, दूसरा जो है 8 सेंटीमीटर ले लिया जाएगा और तीसरा जो है वो 10 सेंटीमीटर ले लिया जाएगा। और हम लोगों को जो बड़ा गोला बनेगा इन तीनों को पिघला करके उसकी त्रिज्या किस फॉर्म में लेनी है ये हमको नहीं दिया हुआ, तो हम लोग बड़े त्रिज्या हैं इसलिए इसको बड़ा R रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे फिर से वही लॉजिक लिखने वाले हैं। चूंकि 3 गोलों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया है या 3 छोटे गोले को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया है या 3 छोटे गोले से बड़ा गोला बनाया गया है, जैसे भी लिखना है ये लिख दीजिए ये इंफॉर्मेशन, ताकि ये क्लियर हो जाए कि इसमें 3 मिल करके एक बना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 3 छोटे गोलों को पिघलाकर, छोटे गोलों को पिघलाकर
बड़ा गोला बनाया गया है, बड़ा गोला बनाया गया है। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, मैंने बता दिया है कि इन तीनों का आयतन, मतलब 3 छोटे गोले का आयतन बराबर हो जाएगा इस बड़े गोले के आयतन के। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 3 छोटे गोलों का आयतन बराबर हो जाएगा बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन। अब यहाँ पे हम लोग इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे। 3 छोटे गोले का आयतन का मतलब क्या, इसका आयतन प्लस इसका आयतन प्लस इसका आयतन। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, और ये R1 हम लोग कह रहे हैं क्योंकि गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे पहले गोले का आयतन हमने लिखा है, फिर प्लस कर देंगे 4/3 पाई आर क्यूब, ये दूसरे गोले के आयतन जिसकी त्रिज्या को मैंने R2 से रिप्रेजेंट किया है, फिर प्लस तीसरे गोले के आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, तीसरे गोले के आयतन, मतलब यहाँ पे त्रिज्या को मैंने R1 R2 R3, इसका मतलब ये पहले गोले का आयतन, ये दूसरे गोले का आयतन और ये तीसरे गोले का आयतन। तो ये तीनों गोले का आयतन मिल करके किस गोले के आयतन के बराबर होगा, तो बड़े गोले के आयतन के। तो इसका भी फॉर्मूला तो 4/3 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे पाई जो है वो आर क्यूब बड़ा वाला हो जाएगा। ये हमारा बड़ा रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमने बड़े गोले की त्रिज्या को दर्शाया है। अब यहाँ पे हमारा बेसिक कैलकुलेशन काम आएगा। मैंने क्या बोला हुआ है कि अगर हम लोगों को कुछ कॉमन दिखे तो हम लोग सबसे पहले कॉमन लेते हैं। इसमें 3 पार्ट है, 3 टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। इसमें देखो 4/3 4/3 4/3 सब में है, पाई 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 सब में है, और इसमें R1 अलग मान है क्योंकि यहाँ पे R1 का मान अलग है, R2 अलग मान है, R3 अलग मान है। तो ये R1 R2 R3 कॉमन नहीं हो सकता, लेकिन इसमें से 4/3 पाई को बाहर ले सकते हो। 4/3 पाई को आप बाहर ले लोगे तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा R1 का क्यूब, प्लस यहाँ से भी 4/3 पाई बाहर निकल चुका है तो यहाँ पे बचेगा R2 का क्यूब, प्लस यहाँ से भी 4/3 पाई बाहर आ चुका है तो यहाँ पे बचेगा R3 का क्यूब, और ये ब्रैकेट बंद, और बराबर इधर क्या बचेगा, तो 4/3 और पाई बड़े वाले R का क्यूब। अब यहाँ पे कैलकुलेशन देखेंगे क्या हो सकता है। ये जो पोर्शन है ये इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुना में है, मतलब यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे गुना है, मल्टीप्लाई है। और ये 4/3 जो है आर क्यूब के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये भी मल्टीप्लाई में है इस साइड में बराबर के, और ये मल्टीप्लाई में है उस साइड में बराबर के। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया ये कंसेप्ट कि अगर दोनों तरफ कुछ सेम चीजें मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम लोग उसको कैंसिल कर सकते हैं। अगर बराबर के उस साइड भी वही है और बराबर के इस साइड भी वही है तो हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये 4/3 कैंसिल, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद जो है हमको आर क्यूब का मान निकालने के लिए हम लोग इसका मान रख देंगे। यहाँ पे देखिए R1 का मान कितना दिया हुआ है, 6 है तो 6 पे क्यूब हो जाएगा, प्लस R2 का मान 8 है तो 8 क्यूब हो जाएगा, प्लस R3 का मान 10 है तो 10 क्यूब हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे R क्यूब हो जाएगा। तो हम लोग इस R को इधर लिख लेंगे और ये सारे नंबर को उधर जाने देते हैं। तो ये हमारा डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 6 × 36 और 36 छक्के 216 हो जाएगा हमारा, 36 छक्के, ठीक है। और उसके बाद प्लस ये 8 8 64 और फिर गुने 8, ये 8 पे पावर 3 का मतलब होता है कि 8 को 3 बार गुना करना है, मतलब 8 गुने 8 गुने 8 करना है। तो 8 गुने 8 64 होगा, और 64 को फिर 8 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, और 8 छक्के 48 और 3 51, 512 हो जाएगा। और उसके बाद हमारा ये 10 पे क्यूब है, इसका मतलब 10 × 10 × 10 तो 1000 हो जाएगा। इन सबको अगर जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आर क्यूब बराबर हो जाएगा, ये सबको जोड़ा जाएगा तो ये 500 200 700 1000 1700, अब 12 16 हो जाता है 28, तो 1728 जो है हमारा ये आ जाएगा। और उसके बाद हमको इस r का मान निकालने के लिए, चूंकि इस पे पावर क्यूब है, तो ये बेसिक कैलकुलेशन हम लोग क्लास 8 में
सीखते हैं 7-8 में कि यहाँ से अगर क्यूब हटेगा तो इधर जो है घनमूल चढ़ जाता है 1728। और इसका घनमूल निकालने का तरीका ये होता है कि हम लोग इसके अंदर के नंबर को गुणनखंड करते हैं, गुना के रूप में तोड़ते हैं और 3 जोड़ा के बदले 1 बाहर निकलता है। तो हम लोग इसको साइड में कहीं पे भी रफ में 1728 को तोड़ करके देख लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, 1728 को हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। तो इस तरह से हमारा इसका गुणनखंड जो है फाइनल कितना आ गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे। ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप करके बता देता हूँ। इसको हम लोग तोड़ते हैं गुणनखंड के रूप में। तो इसको तोड़ेंगे अगर तो हमारा ये रिजल्ट सब आएगा, मतलब 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। 6 बार 2 आया है और 3 जो है वो 3 बार आया है, तो उसको भी यहाँ पे लिख दिया जाए। तो हमारा ये जो है गुणनखंड आता है जितना, उसको हम इसके अंदर लिखते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, आंसर निकालने के लिए ये 3 2 के बदले 1 2 बाहर निकलेगा, फिर ये 3 2 के बदले 1 2 बाहर निकलेगा। यहाँ पे 6 ही 2 आया था, देख लीजिए। और उसके बाद ये 3 3 के बदले 1 3 बाहर निकलेगा। तो आंसर हमारा इसका जो है वो आ जाएगा, इस 3 2 के बदले 1 2 बाहर, फिर इस 3 2 के बदले 1 2 बाहर, और फिर इस 3 3 के बदले 1 3 बाहर। और इसको आप गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तिया 12 सेंटीमीटर में ये रिजल्ट हो जाएगा। और ये रिजल्ट किसका आ रहा है, तो ये बड़े वाले आर का मान आ रहा है, मतलब बड़े गोले की त्रिज्या आ रही है जो इन 3 छोटे छोटे गोले को पिघला करके बनाया गया था। तो मैंने कंसेप्ट वही यूज किया कि 3 छोटे गोले का आयतन बराबर होगा बड़े गोले के आयतन। इसमें मैंने फॉर्मूला यूज किया और उसके बाद मान पुट किया। बेसिक कैलकुलेशन यहाँ पे काम आ रहा है और हमारा रिजल्ट आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से, अगर हमारा नीचे का मैथ सही है तो हम सारे क्वेश्चन का आंसर इजीली बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओके, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया है। अब इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा कि व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुने 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कह रहा कि कोई कुआं है, कुएं को खोदा गया। कुआं कैसा होता है, फिगर आप लोगों ने देखा होगा कुआं कहीं पे, जो कि गोलाकार होता है और उसमें ऊंचाई होती है, मतलब ये बेलन की आकृति का होता है जो कुआं होता है। इसी फॉर्म में जो है राउंड शेप में नीचे तक गहरा किया जाता है। तो बोला जा रहा है कि इस तरह का गड्ढा किया गया और इसमें से जो मिट्टी निकली है उस मिट्टी को जो है वो चबूतरे के रूप में रखा गया है। चबूतरा कहते हैं कि कोई घनाभाकार बैठने की जगह जो हम लोग ऊंचा करके बनाते हैं, उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब होता है। तो हम लोग कहेंगे कि ये चबूतरा जो है वो घनाभाकार आकृति का है। तो देख लीजिए ये फिगर, इस फिगर को इसमें कन्वर्ट किया गया, मतलब गड्ढा किया गया ऐसा, इसमें से जो मिट्टी निकला उस मिट्टी को यूज करके ऐसा चबूतरा बना दिया गया, उठा दिया गया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के साथ। तो सिंपल सी बात है ना कि इसमें से मिट्टी जितना निकलेगा उस मिट्टी का आयतन बराबर होगा इस चबूतरे के आयतन का। क्योंकि मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया ना कि अगर एक आकृति से कोई दूसरी आकृति बनाई जा रही है, चाहे जैसे भी पिघला करके या बालू के रेत से या मिट्टी से, तो हम कहेंगे कि इस आकृति का आयतन बराबर हो जाएगा इस आकृति के आयतन के। आप इसमें जैसे भी लैंग्वेज यूज करना है कर सकते हो। आप लिख सकते हो कि कुएं का आयतन बराबर होगा चबूतरे का आयतन, या आप लिख सकते हो कि बेलन का आयतन बराबर होगा घनाभ का आयतन, या आप लिख सकते हो कि कुएं के मिट्टी का आयतन बराबर हो जाएगा चबूतरे के मिट्टी का आयतन। जैसे भी लैंग्वेज यूज करना है कर लो, लेकिन ये इंफॉर्मेशन जरूर लिख दो जिससे कि ये पता चले कि आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को दिया होता है वो दिया है करके लिख दिया जाता है। सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको कुआं खोदा गया है और कुएं का व्यास दिया हुआ है 7 मीटर। और कुआं कैसा होता है ये याद रखना। यहाँ पे लैंग्वेज तो हम लोग यूज कर रहे हैं जो यहाँ लिखा हुआ है कुआं, लेकिन कुआं
कैसा होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इसलिए ये मैं बोल रहा हूं ध्यान रखने के लिए। कुएं का व्यास आपको दिया हुआ है 7 मीटर। जैसे ही आपको व्यास दिखता है तो हर जगह आप क्या करते हैं, उसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। कट नहीं रहा इसलिए हम 7/2 के फॉर्म में रहने देते हैं। व्यास को आधा करके त्रिज्या निकाला जाता है। उसके बाद इसकी गहराई दी हुई है, कुएं की गहराई दी हुई है 20 मीटर। तो ये गहराई असल में क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी 20 मीटर। ये कुएं की गहराई यही तो होती है ना। यहाँ पे भी हम अगर ऐसा आकृति बना दें तो यही यहाँ से यहाँ तक का जो होगा ये हमारा h होता है। तो इसी को हम लोग गहराई भी यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग ऊंचाई भी कह सकते हैं। उसके बाद आगे क्या इंफॉर्मेशन है, खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 × 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चबूतरे की L और B हमको दिया हुआ है और हमको चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं L बराबर जो है हमारा 22 मीटर है और B बराबर जो है हमारा वो 14 मीटर है। और आपको पता होना चाहिए कि ये चबूतरा जो है वो घनाभाकार है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि हमको जो इसकी ऊंचाई निकालनी है तो हम लोग इसके आयतन को बराबर करेंगे इसके आयतन के। लेकिन उससे पहले वो रीजन लिख दिया जाता है। चूंकि कुएं की मिट्टी से ये बात मेंशन कर दिया जाता है तो और अच्छा हो जाता है। मैथमेटिक्स पता चलता है कि हम पूरा कंसेप्ट जान रहे हैं। कुएं की मिट्टी से चबूतरा बनाया गया है, ये बात अगर आप मेंशन करते हो तो आपका मतलब कि दोनों का आयतन बराबर लिखा जा सकता है। चबूतरा बनाया गया है और इसलिए हम लोग ये लिख सकते हैं कि कुएं का आयतन बराबर हो जाएगा, कुएं का आयतन बराबर हो जाएगा चबूतरे के आयतन के, चबूतरे का आयतन। और ये दोनों जब बराबर हो गया तो हम लोग इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए मैंने बोल दिया था कि लैंग्वेज हम लोग कुछ भी यूज कर ले, लेकिन ये याद रखना कि ये फिगर जैसा होता है ना उसी का फॉर्मूला यूज करना है। कुआं का आयतन का मतलब क्या, कुआं जैसा है वो आयतन। तो कुआं जो है बेलन जैसा है, इसलिए यहाँ पे बेलन का आयतन का फॉर्मूला यूज होगा πr²h। और चबूतरा जो है हमारा वो कैसा है, तो घनाभ के जैसा है, इसलिए चबूतरे के आयतन का फॉर्मूला होता है L × B × h। यहाँ भी h से हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए थे तो हम लोग इसके ऊंचाई को h से बड़े h से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इसमें हम लोग मान रखेंगे, जो मान दिया हुआ है इसमें तो कोई कैंसिल होने वाला नहीं है, ऐसे जो हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में कर दिए थे जो एक जैसी चीज़ थी, लेकिन यहाँ पे सब अलग अलग है। तो हम लोग मान रखते हैं पाई की जगह 22/7 गुने r की जगह हम लोग रखेंगे 7/2 और स्क्वायर है तो इसलिए 2 बार लिखाएगा 7/2 7/2 और गुने h का मान हमको दिया हुआ है 20 तो इसलिए यहाँ पे 20 बराबर L का मान चबूतरे की लंबाई जो है हमारा 22 है गुने B का मान 14 मीटर है और गुने H का मान नहीं पता है। अब हम लोग देखें H का मान निकालने के लिए ये नंबर को बट्टे में भेज सकते हैं, इधर आएगा। लेकिन मैंने ये भी बताया है कि अगर इधर सब गुना में हो और इधर भी गुना में हो तो इसके ऊपर का जो मान होगा इसके ऊपर के मान से कट सकता है। तो देखें पहले जो कट रहा है उसको आसानी से काट लेते हैं। नीचे के 7 से यहाँ का एक 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसके 2 कैंसिल हो जाएंगे तो 11 बचेंगे, फिर इसके 2 से ये कट जाएगा तो 10 बचेगा। ये तो इधर वाले को इधर वाले से ऊपर नीचे काटा, लेकिन अब हम लोग इसके इधर वाले से इसके ऊपर वाले नंबर को भी कैंसिल कर सकते हैं। जैसे 7 दूना 14 और 7 एकम 7 काट सकते हैं। फिर उसके बाद ये देखो 11 से 11 एकम 11 और 11 दूना 22 काट सकते हैं। फिर उसके बाद काट सकते हैं 2 से इसके 5 को, 2 एकम 2 और यहाँ से 2 पंचे 10। तो हमारे पास बच क्या रहा, गौर से देखेंगे यहाँ पे सिर्फ 1 बचा हुआ है, ये सब कैंसिल है और यहाँ पे सिर्फ 5 बचा हुआ है और नीचे में कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये 5 बचा और बराबर यहाँ पे सिर्फ 2 बचा हुआ है और इंटू h बचा हुआ है। तो अगर यह 2 h से गुना में है तो इधर आने पर ये बट्टे में चला जाएगा।
तो ये 5/2 हो जाएगा बराबर h। तो इसी को हम लोग लिख देंगे h बराबर हो जाएगा हमारा 5/2 और इसका यूनिट जो है वो यूनिट मीटर में सारे मान दिए हुए थे, तो ये मान जो है हमारा मीटर में हो जाएगा। आपका ये मान पॉइंट में भी हो सकता है, 5/2 को आप लोग लिख सकते हो 2.5 मीटर। तो आपका रिजल्ट ये हो या ये हो, तो इस तरह से h के मान निकल जाते हैं, ऊंचाई का मान निकल जाता है। कंसेप्ट बहुत आसान है, कैलकुलेशन आना चाहिए। कंसेप्ट बस यही कह रहा कि जिस फिगर से कोई दूसरा फिगर बनाया गया है उसके आयतन बराबर होते हैं, बस वो रीजन लिख दो और उसके बाद उसके आयतन को बराबर के फॉर्म में लिखो, फॉर्मूले यूज करो और मान पुट करो, कैंसिल करो, उसके बाद आपका मान आ जाता है। देखिए यहाँ पे कैंसिल जो हम लोग कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो आपके अलग अलग कंसेप्ट हो सकते हैं। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 22 × 14 को यहाँ से न काट के इसको पहले बट्टे में भेज सकते हैं और फिर इधर जो है बट्टे में और ऊपर वाले नंबर को कैंसिल कर सकते हैं, तो इधर सिर्फ h बचा रहेगा। ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है बेसिक कैलकुलेशन में कि वो आप मेरे ही पैटर्न को फॉलो करो। बेसिक कैलकुलेशन इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग अगर होगा तो मैं कैसे लिख रहा हूँ वो भी समझोगे, और जो मैं नहीं भी लिख रहा हूँ उसमें आप लोग अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग भी उसको आंसर निकाल सकते हो। तो ये बेनिफिट होता है कि अगर आपका नीचे का पोर्शन कंप्लीट है, और अगर नहीं है तो फिर हमारे ही पैटर्न को फॉलो कीजिए। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, अगला क्वेश्चन। ओके, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया है। अब इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग फिगर बनावे तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कुआं खोदा गया। कुआं कैसा होता है वो सब लोगों को पता होना चाहिए कि यह एक बेलनाकार आकृति होती है जो जमीन पर खोदी जाती है और उसमें से कुछ मिट्टी निकाल ली जाती है, तो ये अंदर से बेलनाकार आकृति बन जाता है। इसकी जो गहराई होती है उसको हम लोग कुएं की ऊंचाई या बेलन की ऊंचाई कह सकते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। 14 मीटर गहराई है, मिट्टी के लेयर के अंदर 14 मीटर तक खोदा गया, मतलब यहाँ पे ये मिट्टी है, ठीक है, और उसके बाद मिट्टी जो है अंदर तक खोदा गया और इसमें से कुछ मिट्टी को निकाल लिया गया। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है कि यहाँ से जो मिट्टी निकाली गई है उसको इसी कुएं के चारों ओर जो है फैलाई गई है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जैसे ये एक कुआं है, मान लो ये एक कुएं का अगर शेप है जो कि बेलनाकार फॉर्म में है, तो मिट्टी को जो इसमें से निकाला गया बीच में से खोद करके उसको इसके चारों ओर फैलाया गया है। इसी कुएं के चारों ओर मिट्टी को फैला दिया गया है। मतलब कि अगर इसको ऊपर से इसके शेप को देखा जाएगा ना, तो आपको शेप जो है कुछ इस प्रकार का दिखेगा कि मिट्टी को जो है कहाँ पे फैलाया गया है। तो ये जो वलयकार फॉर्म है यहीं पर उस मिट्टी को फैलाया गया है और कुछ ऊंचाई तक इसको उठाया भी गया है। जैसे यहाँ पे मैं इसका थोड़ा सा पोर्शन, चूंकि मिट्टी के ऊपर ही बांध बनाया जाएगा, ये ऐसे शेप में दिख रहा है, लेकिन ऊपर से जो दिखाई देगा वो राउंड शेप में होगा, ठीक है। तो हमको इस तरह के क्वेश्चन बोले जा रहे हैं कि ऐसा कुछ किया गया है। अगर हम लोग उसको फिगर के थ्रू समझते हैं तो ऐसा शेप जो है उसका बनाया गया है। ऊपर से देखने पर जो है आपको कुछ इस प्रकार का डिजाइन दिखेगा, जो कि ये पोर्शन हमारा क्या है, वृत्ताकार है, जिसको हम लोग वलय कहते हैं, जो कि ऊपर से देखने पर पूरा राउंड शेप में आएगा। इसको हम लोग वलय कहते हैं और वलय के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई ब्रैकेट बड़ा वाला r² माइनस छोटा वाला r²। ये हम लोगों ने पिछले वृत्त चैप्टर में जो है इसके फॉर्मूले को देखा था कि कोई भी वलय होता है, अगर एक ही केंद्र के लिए अगर दो वृत्त हम खींचते हैं तो ये जो रिंग वाला पोर्शन होता है इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई इंटू बड़ा r² माइनस छोटा r²। इसमें ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का जो त्रिज्या होता है ये छोटा r होता है, और यहाँ से अगर हम पूरा बाहर तक का ये मेजरमेंट लेते हैं तो ये बड़ा वाला r होता है। तो इस तरह से फॉर्मूले में हम लोग मान पुट करते हैं तो हमको रिजल्ट आता है वलय के क्षेत्रफल का।
बात ध्यान में रखना है। मिट्टी यहाँ से निकाली गई और उसको फैलाया गया इसी कुएं के चारों ओर वलय के फॉर्म में, जिसकी कुछ ऊंचाई होगी और ऊपर से देखने में आपको ऐसा लगेगा। तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में हम लोग बारी बारी से उसको लिख देते हैं। पहले तो हमको इसमें दिया हुआ क्या है, देखिए व्यास 3 मीटर का एक कुआं है, तो हम लोग इसको लिखेंगे दिया है करके, और कुआं है लैंग्वेज मेंशन है तो हम लोग कुआं ही यूज करेंगे, लेकिन कुआं कैसा होता है वो हम लोग जान चुके हैं कि वो बेलनाकार होता है, तो फॉर्मूला हम लोग बेलन का यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कुएं का व्यास हमको दिया हुआ है, तो हम लोग कुएं का व्यास बराबर कितना दिया हुआ है, 3 मीटर है। तो हम लोग जैसे ही व्यास दिखता है तो क्या करते हैं, आर का मान निकाल लेते हैं, जो कि हो जाता है 3/2 मीटर। जो इसका व्यास है उसका हाफ कर दिया जाता है, तो ये हमको त्रिज्या का मान पता चल जाता है। अब उसके बाद हम लोगों को बोल रहा है कि 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है, मतलब इस कुएं का यहाँ से इसका लेयर है, तो ये जो है गहराई इसकी 14 मीटर दी गई है, तो हम लोग इसको h से डिनोट कर देंगे, ये हमारा 14 मीटर है, गहराई ऊंचाई ही होगी इसमें। उसके बाद आगे देखें, जो वलय बन रहा है उसमें उस वलय की चौड़ाई जो है वो 4 मीटर दी हुई है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है ये तो हमारा व्यास इसका दिया हुआ था 3 मीटर। अब इसमें जो बाहरी एरिया बन रहा है ना इसका, ये पोर्शन, ये चौड़ाई जो है आपको दिया हुआ है 4 मीटर। तो हम लोग अगर यहाँ सेंटर से यहाँ तक का मान लेते हैं सिर्फ, तो ये है 3/2 त्रिज्या, और अगर यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन लेते हैं तो इसमें 4 ऐड कर दिया जाएगा। मतलब कहने का कि कुल यहाँ से ये डिस्टेंस हमको मेजर करना है, यहाँ से यहाँ तक तो हमको दिया हुआ है, त्रिज्या जो है वो 3/2 होगा, और इसमें हमको ऐड करना होगा 4 मीटर, तभी तो ये वलय वाला फॉर्म बनेगा। ये देखो, ये अंदर का जो है 3/2 होगा त्रिज्या, और इसमें 4 मीटर जो है और ऐड कर दिया जाएगा, तो हम लोगों को अंदर से यहाँ तक की त्रिज्या का मान पता चलेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लैंग्वेज यूज करें, इसमें हम लोगों को इसके बारे में बोल रहा है कि यह एक बांध बनाया गया है, मिट्टी को उठा करके बांध बनाया गया चारों तरफ से, लेकिन उस बांध को जो कहा गया है वो वृत्ताकार वलय बोला गया है। तो हम लोग यहाँ पे दोनों लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, हम लोग बांध भी यूज कर सकते हैं और वृत्ताकार वलय भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं वृत्ताकार वलय, वृत्ताकार वलय की इसमें 2 आर होता है वृत्ताकार वलय में, एक केंद्र से अंदर तक के लाइन का डिस्टेंस होता है छोटा आर, तो हम लोगों को ये छोटा आर जो है ये वही होगा जो इस कुएं की त्रिज्या होगी, अंदर वाला मेजरमेंट, जो कि कुएं की त्रिज्या है 3/2 मीटर, और इसका जो बड़ा वाला आर होगा मतलब इस सेंटर से बाहर तक का, तो ये वाला जो है हमारा होगा 3/2 में ऐड कर दिया जाएगा +4 को, और इसको जब आप ऐड करेंगे इसका एलसीएम लेके बट्टे पर का जोड़ बनाएंगे तो ये 2 एलसीएम हो जाएगा, और ये 3 और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 4 2 8, तो ये आगे जाके कैलकुलेशन हो जाएगा 11/2 मीटर। मतलब ये हमको वृत्ताकार वलय जो ऊपर से देखने पर ऐसा होगा, तो उसके अंदर वाले की त्रिज्या जो है छोटा आर, जो कि हमको ऑलरेडी दिया हुआ था, और बड़ा आर जो है हमको इसमें +4 ऐड कर देने पर जो है हमको बड़ी त्रिज्या पता चल जाती है। इसका हम लोग यूज करेंगे। कंसेप्ट बस इतना ही है कि इसमें से मिट्टी निकाली गई है और इसके बाहर फैलाई गई है। तो हम लोग जानते हैं, ये बात हमको मेंशन कर देनी होती है कि जो चीज किया गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि कुएं की मिट्टी से बांध बनाया गया है, मिट्टी से बांध बनाया गया है, ये बात हम लोग मेंशन कर देंगे। तो इसका क्या अर्थ होगा, इसका अर्थ यह होगा कि कुएं की मिट्टी का आयतन बराबर हो जाएगा बांध के आयतन के। तो इसलिए हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे कुएं की मिट्टी का आयतन बराबर होगा बांध का आयतन, मिट्टी का आयतन बराबर हो जाएगा बांध का आयतन।
ये कंसेप्ट हम लोग पीछे ऑलरेडी कई बार देख चुके हैं कि अगर एक फिगर से कोई दूसरा फिगर बनाया जा रहा है तो उन दोनों फिगर का आयतन बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे हमने कुआं मेंशन किया है, कुएं की मिट्टी को मेंशन किया है, लेकिन ये मिट्टी जो है किस शेप में बाहर निकाली गई थी, तो ये शेप जो है आपका बेलनाकार शेप होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो आयतन का फॉर्मूला यूज करेंगे वो बेलन के आयतन का फॉर्मूला यूज करेंगे, और जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच। और उसके बाद बांध का आयतन, और ये बांध कैसा है तो यहाँ पे देखिए ये यही लिखा हुआ है वृत्ताकार वलय है। ये जो बांध है वो वृत्ताकार वलय के फॉर्म में है। तो हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो वृत्ताकार वलय के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसके आयतन का जिक्र करें तो मैंने इस चैप्टर के कंसेप्ट में ही बता दिया था कि किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर का अगर आयतन निकालना होता है तो हम लोग उसके क्षेत्रफल में अगर ऊंचाई को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आयतन दे देता है। तो ये हमको वलय का क्षेत्रफल दे रहा है, इसमें इंटू एच कर दीजिए तो ये वलय का आयतन को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इसमें ये एरिया के साथ साथ ऊंचाई भी शामिल हो गया, मतलब ये जो कितनी ऊंचाई तक उठेगा ये हमको फाइंड करने के लिए जो है हम लोग उसके आयतन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जो कि इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग इसमें मान पुट करेंगे और कैलकुलेशन करके जो बांध की ऊंचाई हमको पूछी जा रही थी वो h का मान हम लोगों को निकालना है। कैलकुलेशन करने के लिए मैंने बताया था कि अगर कोई टर्म इधर गुना में है और इधर भी गुना में है तो हम लोग उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आर से ये आर को कैंसिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अंडर ब्रैकेट माइनस में है, इसलिए हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमको मान ही रखना होगा। एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि मैंने इस स्मॉल h को कुएं की ऊंचाई से रिप्रेजेंट कर दिया था, तो इसलिए बांध की ऊंचाई में जो है हम लोग इसको कुछ और रिप्रेजेंट कर देते हैं। हम लोग इसको बड़ा h का मान कर देते हैं, बड़ा h से शो कर देते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अब मान रखेंगे कुएं की ऊंचाई, और r जो है वो कुएं का r दिया हुआ है, ये हो जाएगा 3/2 और स्क्वायर है तो इसलिए हम लोग 3/2 लिखेंगे, और इंटू h का जो मान दिया हुआ है वो कुएं की ऊंचाई जो है हमको 14 मीटर दिया हुआ है इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर ये पाई तो कैंसिल हो गया। अब बड़े r का मान जो है हमको 11/2 है, तो हम लोग यहाँ पे 11/2 का स्क्वायर लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ बड़े r पे स्क्वायर है, फिर माइनस छोटे r का मान जो है इसके लिए 3/2 है, और ये भी स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा क्योंकि उस पे फॉर्मूले में स्क्वायर है, ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे बाहर में h जो कि हमको फाइंड करना है। यहाँ पे हम लोगों का स्पेस कम बच रहा है, थोड़ा कैलकुलेशन हम लोग इधर करेंगे, तो मैं यहाँ इसको इरेज कर देता हूँ। उसके बाद नीचे का जो कैलकुलेशन हो सकता है मैं ऊपर लिखने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से देखते रहेंगे। जो कैलकुलेट करके हमारा h का मान आएगा वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ये निचला लाइन हमारा था, इसमें आप देखेंगे यहाँ ये बराबर के एक साइड वाले टर्म है, तो ऊपर नीचे अगर कटने वाला है तो हम लोग काट भी सकते हैं क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में है, 2 से काट सकते हैं इसको, 2 7 14। अब इसमें ऊपर नीचे कोई नहीं कट रहा तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 9 7 63 आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 63, और बट्टे में जो है इधर 2 बच जाएगा, और बराबर देके यहाँ पे देखिए 11/2 का स्क्वायर है, मतलब ये स्क्वायर 11 पे भी होगा और 2 पे भी होगा। तो 11 को 11 से गुना किया जाएगा तो 121, और बट्टे में 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, फिर माइनस ये 3 पे भी स्क्वायर होगा और 2 पे भी स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 9/4, और ब्रैकेट के बाहर जो है गुना में h रह जाएगा जो कि हमको निकालना है। हम लोग इस नंबर को पहले एक जगह कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद इधर भेज सकते हैं, तो ये हमारा 63/2 ऐसे ही रह जाएगा, और बराबर जो है इसको एलसीएम लेंगे तो 4 4 एकम 4, 1 को ऊपर वाले से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, माइनस यहाँ भी वही होगा, 4 एकम 4, 1 को ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ये जान लीजिए कि अगर नीचे का सेम होता है तो ऊपर वाले नंबर को बस माइनस करके जो रिजल्ट आता है वो लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग बार बार जो है वो बट्टे पर का घटाव का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं एलसीएम लेके, इसलिए मैंने यहाँ पे भी वही चीज कर दिया। बाकी नीचे का अगर सेम हो तो आप ऊपर के नंबर को डायरेक्ट घटा सकते थे, यहाँ पे 121 में से 9 घट जाता तो 112/4 बच जाता, यहाँ 121 में से 9 घटेगा तो 112/4 बचेगा, और ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, इंटू h यहाँ पे बच जाएगा, और बराबर के इस साइड में जो हमारा 63/2 हो जाएगा।
यहाँ देखिए ये भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया और ये एक टर्म में लिखा हुआ है। हमने बताया हुआ है कि इधर से अगर कोई नीचे नीचे का नंबर कट रहा है, ऊपर ऊपर का नंबर कट रहा है तो आप काट भी सकते हो। 2 से इसको अगर काटे 2 दूना 4 और 2 से इसको 2 5 6 10, 2 छक्के 12, फिर इस 2 से इसको काट देते हैं। अब ये हमारा 63 बराबर 56 बचा। इस 56 को h के साथ गुना में लिखा गया है यहाँ पे, तो इस 56 को हम अगर बराबर के इस साइड लाना चाहें तो ये कहाँ चला जाएगा, 63 बट्टे में 56 नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि ये 63 बट्टा 56 बराबर h आ गया। यही जो हमारा कैलकुलेशन आएगा वो h का मान हो जाएगा, मतलब उस बांध की ऊंचाई हो जाएगी। तो हम लोग इसको काट भी सकते हैं। 7 से 7 नमा 63 होता है और 7 अट्ठे 56 होता है। तो h बराबर जो है हमको फाइनली इधर 9/8 को हम लोग इधर लिख देते हैं, 9/8 बचा। और इसको अगर कैलकुलेट करते हैं पॉइंट के फॉर्म में तो देखिए 8 एकम 8, फिर 1 बचेगा तो पॉइंट दे देंगे, वहाँ पे 0 हो जाएगा। 8 एका ही 8, फिर 2 बचेगा, 8 दूना 16, फिर 4 बचेगा, 8 पंचे 40। मतलब 9/8 को अगर हम डिवाइड करके पॉइंट में आंसर लाते हैं तो ये हमारा h का मान जो है 1.125 और ये यूनिट जो है मीटर में हो जाएगा। और यह ऊंचाई जो है हमारे बांध की ऊंचाई थी। नीचे में जगह कम पड़ रहा था इसलिए मैंने ऊपर का इरेज करके लिखा है। अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पहले ले सकते हैं और उसके बाद वहां से सारे इंफॉर्मेशन को 1 बाय 1 नोट डाउन कर सकते हैं। यह हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। ओके, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया है। अब इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। मतलब इस क्वेश्चन में एक बर्तन है जो बेलनाकार है और उस बर्तन में पूरी तरह से आइसक्रीम भरा हुआ है। ये हम लोग फिगर पहले बना देते हैं। यह बेलनाकार बर्तन है और इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूरा आइसक्रीम भरा हुआ है और इसमें जो मेजरमेंट दिया हुआ है वो व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो हम लोग इसको दिखा देते हैं। यहाँ से ये कुल जो मेजरमेंट होता है व्यास, ये हमारा है 12 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई जो दी गई है वो है 15 सेंटीमीटर। हम लोग इस मेजरमेंट को दिया है में लिखते हैं। अब उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा आगे। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाना है। मतलब इसमें कुल आइसक्रीम भरा हुआ है और इस पूरे आइसक्रीम को शंकु में भरना है। शंकु कैसा होता है, कोन, जो आइसक्रीम हम लोग खाते हैं कोन वाला, वही आकृति यहाँ पे दी हुई है और इसमें बोला जा रहा है कि इसमें आइसक्रीम भरना है। ये पूरा जो है आइसक्रीम भरा हुआ होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन और क्या कह रहा, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। मतलब इसमें जो आइसक्रीम भराएगा इस शंकु में, इसमें बोल रहा है कि ऊपरी सिरा जो है ये अर्धगोलाकार होगा। आइसक्रीम जो है थोड़ा सा उठा करके भरा जाएगा। जैसा कि हम लोग जनरली खाते हैं तो उसमें देखते भी हैं कि आइसक्रीम जो है इस शंक्वाकार शेप का बर्तन जो होता है उसमें तो रखा ही होता है आइसक्रीम और उसके साथ साथ ये ऊपर भी थोड़ा सा उठा हुआ होता है अर्धगोलाकार डिजाइन में। तो वही बोल रहा है कि इसमें इस तरह से आइसक्रीम भरा जाना है। आपको पूछा जा रहा उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इस शंकु की संख्या ज्ञात करनी है जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। मतलब इसमें जो कुल आइसक्रीम है, इस आइसक्रीम को ऐसे कितने बर्तन में भरा जा सकता है, हमको इस शंकु की संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या ज्ञात करने वाले में सिंपल सा कंसेप्ट है, ये जगह से रिलेटेड है। मतलब इसमें कुल स्पेस कितना है उसके अकॉर्डिंग इसमें आइसक्रीम भरा हुआ होगा और इसमें कुल स्पेस कितना है उसके अकॉर्डिंग इसमें आइसक्रीम भरा जाएगा। तो जब जगह से रिलेटेड बात होती है और हमको अगर किसी की संख्या ज्ञात करनी है तो उसमें जो बड़ा वाला बर्तन है या जो बड़ा फिगर है जिसमें कोई सामान भरा हुआ है तो उसका हम लोग आयतन ज्ञात कर लेते हैं और इस सामान को जिस बर्तन में भरना है जो छोटा है उसका आयतन ज्ञात करते हैं 1 का और कुल आयतन में हम लोग डिवाइड कर देते हैं 1 आयतन से। मतलब जो आयतन में ज्यादा होता है उसके आयतन में डिवाइड करते हैं जिसका आयतन कम होता है उससे। तो हम लोगों को संख्या पता चल जाती है। तो हम लोग फाइनली क्या करने वाले हैं, इस बेलनाकार बर्तन का कैपेसिटी मतलब आयतन जान लेंगे और इस शंकु का 1 का आयतन जान लेंगे और कुल आयतन में डिवाइड कर देंगे 1 के आयतन से, तो हमको शंकु की संख्या पता चल जाएगी। उससे पहले हम लोगों का जो काम होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको लिख दिया जाए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
जो हमको दिया हुआ है बेलनाकार बर्तन है और उसमें जो आइसक्रीम भरा हुआ है, तो बेलनाकार बर्तन का हमको मेजरमेंट दिया हुआ है। बेलनाकार बर्तन का व्यास दिया हुआ है सबसे पहले 12 सेंटीमीटर, ये आपको व्यास है 12 सेंटीमीटर। और जैसे ही व्यास दिखता है तो सबसे पहले हम लोग आर का मान निकाल लेते हैं, जो कि व्यास बट्टा 2 होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को 2 फिगर है जिसमें हम लोगों को त्रिज्या का यूज करना है। दोनों का आयतन निकलेगा, इसलिए दोनों का त्रिज्या ज्ञात करना है हमको। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि किसकी त्रिज्या ज्यादा है उसको हम लोग बड़े आर से दिखा देंगे और जिसकी त्रिज्या कम होगी उसको छोटे आर से दिखा देंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ देखिए इसका व्यास 12 सेंटीमीटर है और इसका व्यास जो है, शंकु का व्यास जो है वो 6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इसकी त्रिज्या 3 आएगी और इसका 6 आएगा। तो इसलिए हम लोग इसके आर को बड़े आर से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि इसकी त्रिज्या अधिक होगी, जो कि हो जाएगी 12/2 और ये कट जाएगा तो 6 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई जो हमको दी हुई है वो है 15 सेंटीमीटर। तो हम लोग h बराबर इसका 15 सेंटीमीटर बड़े h से दिखा देते हैं क्योंकि इसका ऊंचाई भी हम लोगों को दिया हुआ है, छोटे h से उसको दिखाएंगे। ये मेजरमेंट हो गया। अब हम लोग लिखेंगे शंकु का व्यास बराबर आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर क्वेश्चन में, और इसलिए इसका आर बराबर हो जाएगा 6/2, जो कि कटने के बाद आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई जो हमको दी हुई है वो है आपका, देख लीजिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, ऊंचाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। इसमें हम लोग एक और इंफॉर्मेशन को दिखा सकते हैं कि ये जो शंकु है इसके ऊपर जब आइसक्रीम दिया जाएगा तो ये अर्धगोलाकार फॉर्म में दिया जाएगा। तो इस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी? तो इस अर्धगोले की त्रिज्या वही होगी जो इस शंकु की त्रिज्या होगी। तो इसलिए हम लोग यह भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं कि अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की आर बराबर हम लोगों को दिया हुआ है एक तरह से, जो कि है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ये सारे इंफॉर्मेशन मैंने 1 बाय 1 लिख दिए। अब इसका कंसेप्ट जो है क्वेश्चन में हम लोग वो काम करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमको इसकी संख्या ज्ञात करनी है, तो हम लोग यहाँ पे इसका आयतन निकालेंगे और उसके बाद इस एक का आयतन निकालेंगे और कुल आयतन में डिवाइड कर देंगे एक के आयतन से, तो हमको शंकु की संख्या पता चल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए बेलन में आइसक्रीम का आयतन, बेलन में आइसक्रीम का आयतन मतलब बेलन में कुल आइसक्रीम की मात्रा कितनी है यह हमको ज्ञात करनी है, क्योंकि आइसक्रीम को हमको इससे इसमें भरना है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। बेलन में आइसक्रीम का आयतन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, जो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है वही तो बेलन में आइसक्रीम का आयतन का फॉर्मूला भी होगा। क्योंकि हम लोग टोटल स्पेस की बात कर रहे हैं तो इसलिए इसके आयतन का फॉर्मूला यूज हो जाएगा πr²h, जो कि हम लोगों ने बड़े आर बड़े h से रिप्रेजेंट किया था। तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे पाई का मान हम लोग नहीं रखेंगे। पाई का मान इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि हम लोग इसका आयतन निकाल रहे हैं और इसके आयतन में डिवाइड करने वाले हैं इसके आयतन से, तो इसके आयतन के फॉर्मूले में भी पाई आएगा। तो ये पाई ऊपर में रहेगा और ये इसका पाई नीचे में रहेगा, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग उसको मान रख के इसका कैलकुलेशन लंबा नहीं करेंगे, तो हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और उसके बाद आर और एच का मान रखेंगे, क्योंकि ये सब मान अलग अलग है, दोनों की त्रिज्याएं अलग है, दोनों की ऊंचाई अलग है। तो आर का मान जो है यहाँ पे हमको 6 दिया हुआ है, तो ये 6 × 6 हो जाएगा। और एच का मान जो है इसके लिए 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 36, 36 को 15 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 15 छक्के 90 के 0 हासिल 9 और 15 या 45 9 54 हो जाएगा। और ये पाई के पाई रह जाएगा और ये यूनिट जो है हमारा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये आयतन का मान है। अब हम लोग ये बेलन में कुल आइसक्रीम कितना भरा हुआ है, तो इतना भरा हुआ है। अब हम लोग एक शंकु में कुल आइसक्रीम की मात्रा को ज्ञात करेंगे। यहाँ पे जगह कम है नीचे में, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, किसी को लिखना है तो वो लिख लीजिए। अब हम लोग आगे देखेंगे कि शंकु में कुल आइसक्रीम की मात्रा कितनी है। शंकु में कुल आइसक्रीम की मात्रा जब निकल जाएगी तो हम लोग सिंपल सा डिवाइड करके फाइनल आंसर निकालेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शंकु में कुल आइसक्रीम की मात्रा, शंकु में आइसक्रीम का आयतन, इसमें भी वही लैंग्वेज यूज करेंगे जो हम लोगों ने बेलन का यूज किया था। आइसक्रीम का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आप सोचिए जरा कि शंकु में जो आइसक्रीम भरा जा रहा है
वो कुल आइसक्रीम कहाँ कहाँ है। तो ये जो शंक्वाकार बर्तन है इसमें तो कुल आइसक्रीम भरा ही हुआ है, और उसके बाद आइसक्रीम जो है यहाँ पे अर्धगोलाकार फॉर्म में भी भरा हुआ है। तो मतलब कुल आइसक्रीम का आयतन जो है वो हो जाएगा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे स्पेस कम है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ बात समझने के लिए, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इस तरह से ये देखिए शंकु का आयतन जो है ये पोर्शन हमको आइसक्रीम कितना है वो दे देगा, और उसके बाद अर्धगोले का आयतन जो है इसमें आइसक्रीम कितना भरा हुआ है, जो ऊपर उठा करके आइसक्रीम दिया हुआ है उसका मात्रा दे देगा। अब हम लोग इसमें मान रख के कैलकुलेट करेंगे। दोनों की त्रिज्या जो है आर थी, दोनों की त्रिज्या बराबर थी, इसलिए मैंने दोनों की त्रिज्या को r से रिप्रेजेंट किया था। अब यहाँ पे कॉमन बहुत सारे पोर्शन है, नीचे में 3 है, ऊपर में पाई कॉमन है, और r स्क्वायर भी कॉमन है। तो हम लोग पाई और r स्क्वायर और नीचे में जो है 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 और h। तो 1h को हम लोग सिर्फ h लिख देंगे, और प्लस यहाँ पे बचेगा 2 और एक r जो है यहाँ पे बच जाएगा। इसमें कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू पुट करेंगे, पाई का मान नहीं रखेंगे क्योंकि हम लोग इससे डिवाइड करने वाले हैं इसको, तो पाई से पाई कैंसिल ही हो जाएगा, इसलिए पाई को रहने दीजिए। इनटू r का जो मान इसके लिए था वो 3 था, इंटू 3 और बट्टे में फिर से 3, और यहाँ पे जो ऊंचाई का मान था वो 12 था, और प्लस यहाँ पे 2 इंटू r का मान जो है वो 3 है। कैलकुलेट करेंगे तो 3 से 3 को काट दीजिए, यहाँ पे पाई इंटू 3 बचा, और ब्रैकेट के अंदर ये 12 और प्लस हो जाएगा 3 दूना 6, और इसको और कैलकुलेशन करेंगे तो पाई इंटू 3 इंटू ये दोनों एक जगह हो करके 18 हो जाएगा, और 18 तिया होता है 54, और पाई के पाई रह जाएगा, और सेंटीमीटर क्यूब में ये रिजल्ट आ जाएगा। ये हमने निकाला एक शंकु में आइसक्रीम का आयतन कितना है। तो एक शंकु में कुल आइसक्रीम की मात्रा जो है वो शंक्वाकार डिजाइन का आयतन हो जाएगा, और प्लस अर्धगोले का आयतन, क्योंकि आइसक्रीम जो है वो ऊपर तक ऐसे भरा हुआ है। तो ये हमको कुल आइसक्रीम का आयतन आया एक शंकु में। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसलिए शंकु की संख्या ज्ञात करनी है। कैलकुलेशन कैसे कैसे कर रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। बराबर हो जाएगा बेलनाकार बर्तन में कुल आइसक्रीम की मात्रा कितनी थी उतना, और बट्टे में हो जाएगा एक शंकु में आइसक्रीम की मात्रा कितनी थी उतना, और ये है 54 पाई। देखिए ना ये दोनों रिजल्ट को, ये देखिए और यह देखिए। तो हम लोग इस बड़े वाले मान में जो है इस छोटे वाले मान से डिवाइड कर रहे हैं संख्या ज्ञात करने के लिए। ये मान जो है, ये बड़ा वाला मान जो है हमारा, इसका आयतन आया था, इसमें कुल आइसक्रीम की मात्रा दी थी, और ये छोटा वाला मान जो है इसमें कुल आइसक्रीम की मात्रा दे रहा है। तो हम लोग डिवाइड कर देंगे बस, तो ये हमारा मान आ जाएगा कि शंकु की संख्या कितनी होगी। तो ये हमारा हो जाएगा 54 एकाही 54, और बच गया 10। यहाँ पे हमारा फाइनल रिजल्ट जो है आ गया कि शंकुओं की संख्या जो है 10 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस बेलनाकार बर्तन में जितना भी आइसक्रीम था, उस आइसक्रीम को अगर शंक्वाकार बर्तन में भरा जाएगा तो ऐसे 10 शंक्वाकार बर्तन हमको चाहिए, या 10 शंकु चाहिए जिसमें इस पूरे आइसक्रीम को भरा जा सकता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे।